हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे वन लाइनर फैक्ट्स। ये है पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सेक्शन 164 ए ऑफ सीआरपीसी उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि विक्टिम ऑफ रेप है, और वो कंडक्ट किया जाता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा। और ये विद कंसेंट होता है, मतलब कंसेंट पहले देना पड़ेगी विक्टिम को या फिर किसी अदर एनी, मतलब एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव कंसेंट ऑन इन हर बिहाफ। मतलब क्या होता है कि 164 ए में विक्टिम का, जो रेप विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होता है और कंसेंट से होता है विक्टिम के, या फिर कोई अदर पर्सन अगर कॉम्पिटेंट होगा उसके बिहाफ में कंसेंट देने के लिए तो उससे। फिर जब भी सर्च रिक्वायर्ड है और कंडक्ट होना है आउटसाइड इंडिया में, तो जो क्रिमिनल कोर्ट है अंडर सेक्शन 166 ए ऑफ सीआरपीसी में वो इशू करेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को। फिर जो पुलिस रिमांड है, अगर वो पॉसिबल है फॉर अ पर्सन ऑलरेडी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, तो पुलिस रिमांड पॉसिबल है अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। फिर लिखा हुआ है ऑन द नॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, फेलियर हो गया यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का कि वो चार्जशीट फाइल कर पाए विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 90 और 60। मतलब क्या होता है कि 60 डेज रहता है जिसमें यहाँ पे 10 साल तक की पनिशमेंट होती है किसी ऑफेंस के लिए उसके इन्वेस्टिगेशन, और उससे ज्यादा के लिए 90 डेज का टाइम रहता है जो कि गिवन है 167 सीआरपीसी में। तो एक्यूज को यहाँ पे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, डेफॉल्ट बिल का राइट मिल जाएगा। बट इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड दस फर्निश बेल, मतलब जब तभी, लेकिन तभी दिया जाएगा जब वो प्रिपेयर भी हो उसके लिए और वो फर्निश कर दे बेल, तब उसको दिया जाएगा इसका बेनिफिट। फिर जो कंसेप्ट है यहाँ पे डिफॉल्ट बेल का, उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा इन द राइट ऑफ आर्टिकल 22, और जो कि रीड विथ होगा आर्टिकल 21, मतलब फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द अनलॉफुल डिटेंशन, ये है जो ये हो जाता है। फिर जो डेफॉल्ट बेल है उसको कैंसिल किया जा सकता है सेक्शन 439 के सबसेक्शन 2 में, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर सेम मजिस्ट्रेट जिसने यहाँ पे ग्रांट की थी बेल 167 की। सॉरी, मतलब क्या हुआ, मैंने गलत बता दिया। यहाँ पे डेफॉल्ट बेल जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है 439 सबसेक्शन 2 में सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट, सॉरी सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन जो मजिस्ट्रेट है जिसने ग्रांट की थी वो यहाँ पे कैंसिल नहीं कर पाएगा इस बेल को। फिर जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो भी है पर्सन को ट्रांसमिट करेगा टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी जो भी है रिलेटेड टू द केस अलोंग विद द एक्यूज्ड इफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। तो क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो 24 आवर्स के अंदर उसको यहाँ पे नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ वो कॉपीज भी देता है जो एंट्रीज में उसने रिकॉर्ड की है, मतलब डायरी में जो भी रिलेटेड है केस के साथ, और एक्यूज को यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करता है अगर 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाया इन्वेस्टिगेशन वगैरह। फिर अगर इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर विच एक्यूज कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी इज 15 डेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी की भी इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट नहीं हो पाई, तो जो लॉन्गेस्ट पीरियड है यहाँ पे जिसमें एक्यूज को रिमांड किया जा सकता है पुलिस कस्टडी में 15 डेज की है, ऐसा सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 बताता है। फिर यहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सेल जो था, मतलब न्यू दिल्ली वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी का जो केस था उसमें हेल्ड किया गया था, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग होगा कि जो नेसेसिटी है और पुलिस रिमांड ये हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होगा, मतलब लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन है, एंड कोर्ट यहाँ पे नॉर्मली रिलेक्टेंट होगी, मतलब कोर्ट जनरली देगी नहीं और डेक्लाइन करेगी यहाँ पे पुलिस कस्टडी देने में, अनलेस अगर उनको लगता है कंपीलिंग रीजन है तभी वो यहाँ पे देगी, वरना जनरली यहाँ पे पुलिस कस्टडी दी नहीं जाती इतनी आसानी से एक्यूज की। फिर क्या है कि कोर्ट विल काउंट 15 डेज टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज बिफोर हिम। तो यहाँ पे 15 दिन कब से काउंट होंगे, तो 15 दिन जिस दिन इसको जिस दिन एक्यूज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था उस दिन से 15 दिन काउंट होंगे। दैट इवन इन केस ऑफ सरेंडर ऑफ काउंटिंग ऑफ इनिशियल
15 days will start when the accused was formally arrested and the production before the magistrate under section 167 CRPC. तो जो काउंटिंग है 15 डेज की वो डेट ऑफ प्रोडक्शन से ही होगी। अब क्या होता है कि अगर काउंटिंग जो है वो टाइम बिफोर है यहाँ पे प्रोडक्शन बिफोर हिम है मतलब क्या है अगर फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो भी कोर्ट है यहाँ पे 15 डेज को काउंट करेगी जिसने यहाँ पे उसको प्रोडक्शन किया है एक्यूज को उसके पास में। फिर जो है अगर उसका सरेंडर जो होगा अकाउंटिंग इनिशियल 15 डेज जो होंगे वो तभी स्टार्ट होंगे जब वो फॉर्मली अरेस्ट किया गया था और प्रोड्यूस किया गया था 167 मैजिस्ट्रेट के पास। अब अंडर सेक्शन 167(2)(a) में जो है वो सीआरपीसी में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो एम्पावर कर सकते हैं रिमांड मतलब ग्रांट कर सकते हैं रिमांड मतलब वही पुलिस कस्टडी, लेकिन क्या है कि वो मैक्सिमम 7 डेज के लिए कर पाएंगे। फिर लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 167 बताता है कि अगर ऑफेंसेस हैं जो कि पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट जिसमें है नॉट लेस देन 10 ईयर्स का है, तो जो डिटेंशन है मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो कैन बी ऑथराइज फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 60 डेज। और अगर यहाँ पे 167 का मतलब वो बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस है जो पनिशेबल है डेथ, यहाँ पे अदर देन दूस था मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि जिसमें डेथ पनिशमेंट नहीं होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है या फिर 10 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलती, उसमें कैसा है कि टोटल 60 डेज के लिए यहाँ पे पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं, सॉरी मतलब कस्टडी में रख सकते हैं। और अगर क्या है कि अगर वो पनिशेबल विद डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या फिर पनिशमेंट उसमें दी जाती है जो 10 साल से कम की नहीं होती, तो उसका जो डिटेंशन है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो टोटली ऑथराइज किया जा सकता है 60 डेज के लिए, सॉरी 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए मतलब सिंपल सी बात याद रखिएगा कि अगर 10 साल तक किसी ऑफेंस की सजा है तो उसकी कस्टडी कितने दिन की मतलब कितने दिन उसको पुलिस सॉरी यहाँ पे जेल में कैद करके रख सकते हैं 60 डेज। और अगर उसमें डेथ सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है 10 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो 90 डेज तक रख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है वेयर अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन, जबकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और रीजनेबल ग्राउंड नहीं है यहाँ पे सस्पिशन करने के लिए कि जस्टिफाई किया जाए उसको फॉरवर्डिंग एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास, तो जो ऑफिसर है शैल इफ द पर्सन इन कस्टडी रिलीज हिम ऑन बॉन्ड। तो क्या होता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है ही नहीं जो जस्टिफाई करते हैं कि एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए, तो यहाँ पे एक्यूज को रिलीज कर दिया जाएगा कस्टडी को, लेकिन बॉन्ड पे, ऐसा 169 बताता है। फिर जो कॉन्सेप्ट है क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट वो प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 169 में। फिर जो कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ एन ऑफेंस इज नॉट ऑफ एक्यूज, तो जो कॉग्निजेंस यहाँ पे ली गई है वो यहाँ पे ऑफेंस की ली जाती है, एक्यूज की नहीं ली जाती। देयरफॉर एक्यूज हैज एब्सकॉन्डेड इवन इन दैट केस द कॉग्निजेंस कैन बी टेकन ऑफ इन हिज एब्सेंस। मतलब क्या होता है कि हमेशा जब भी कॉग्निजेंस है तो हम ऑफेंस की कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि कुछ अपराध हुआ है, अपराधी की नहीं ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि अगर अक्यूज जो है वो भाग भी गया तो भी उसकी कॉग्निजेंस उसके एब्सेंस में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन, अब अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस है, यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है, जस्टिफाई करते हैं फॉरवर्ड करने के लिए एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के पास, तो जो ऑफिसर है वो फॉरवर्ड कर देगा एक्यूज को अंडर कस्टडी ऑफ मैजिस्ट्रेट और वो एम्पावर होंगे यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑफ द ऑफेंस अपॉन द पुलिस रिपोर्ट, और वो ट्राई करेंगे जैसे कि उनको कमिट किया हो अंडर सेक्शन 170 में। फिर जो कॉन्सेप्ट ऑफ चालान है जो वो 170 में बताया हुआ है, और जब भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है पुलिस ऑफिसर के द्वारा और यहाँ पे ये लगता है देयर सीम्स नो ऑफेंस कमिटेड और उसमें लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो जिससे इन्फॉर्मेशन जो भी उनको रिसीव हुई है, तो जो मैजिस्ट्रेट हैं अगर वो एग्री हो जाते हैं इससे, तो उसके बाद क्या कर सकता है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी ने क्लोजर रिपोर्ट बता दी, मतलब पुलिस ऑफिसरों ने यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दे दी
और उसमें उन्होंने ये बता दिया कि कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ ऐसा लगता नहीं है, और जो इन्फॉर्मेशन रिसीव है जो उनके पास, तो मैजिस्ट्रेट अगर इससे एग्री हो जाते हैं तो कोई उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट पिटीशन है, देयर मे बी अ हियरिंग और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद प्रोटेस्ट पिटीशन के बाद क्या हो सकता है कि हियरिंग हो सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, और लेकिन इसके बावजूद भी जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे डिनाई कर सकते हैं, इसके बावजूद भी कॉग्निजेंस लेने से। और फिर उसके बाद यहाँ पे केवल एक ही रेमेडी होगी इन्फॉर्मेट के पास कि वो यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेगा अंडर सेक्शन 482, मतलब इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के पास 482 में जाएगा। मतलब क्या होता है कि किसी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल कर दिया। प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद क्या होता है कि उनको लगता है कि जो फर्दर हियरिंग है, यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, वो उसके बाद भी यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को लगता है वो डिनाई कर देते कॉग्निजेंस लेने से, तो उसके बाद उसके हाई कोर्ट में जाएगा। 482 सेक्शन में इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट यूज करवा सकता है अगर उसको कुछ लगता है तो। फिर एक केस है बसंती दुबे वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। उसमें ये हेल्ड किया गया था कि देयर इज अ क्लोजर रिपोर्ट फाइल्ड बाय पुलिस ऑफिसर। तो जब भी यहाँ पे क्या है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, देन मैजिस्ट्रेट कांट कंपील पुलिस ऑफिसर टू कन्वर्ट क्लोजर रिपोर्ट इनटू चार्जशीट। तो उसके बाद क्या है कि मैजिस्ट्रेट भी कुछ कर नहीं सकते, मैजिस्ट्रेट कंपील नहीं कर पाएगा किसी को भी कि पुलिस ऑफिसर को कि वो यहाँ पे अपनी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह पेश करवाएं। फिर सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी यहाँ पे मैंडेटरी करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि वो यहाँ पे केस डायरी बना के रखें। और जो केस डायरी है वो यहाँ पे यूज करी जाएगी एड करने के लिए इंक्वायरी में और ट्रायल में जो भी कोर्ट है में होता है। मतलब यहाँ पे जो 172 का यहाँ पे जो सीआरपीसी का है केस डायरी, वो एड इंक्वायरी में हेल्प करता है, ट्रायल और टू द कोर्ट में भी हेल्पफुल हो सकता है। फिर जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द कोर्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केस डायरी, so then accused can also further contradict him under 145 of इंडियन एविडेंस एक्ट। तो क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कोर्ट में अपनी केस डायरी के अकॉर्डिंग, तो फिर एक्यूज के पास भी, मतलब अगर एक बार पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट वगैरह किया है केस डायरी को यूज करते हुए, तो फिर उसके बाद एक्यूज के पास भी यहाँ पे एक राइट हो जाएगा कि वो फर्दर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस का यूज करते हुए। फिर एक केस हुआ था पुलुकोरी कोटैया वर्सेस एम्पेरर। उसमें बताया था कि जो पुलिस ऑफिसर है अगर वो यहाँ पे हैज नॉट रिकॉर्डेड केस डायरी, देन इन इट विल टोटल इट विल नॉट बी द फैटल टू द प्रोसिक्यूशन केस, रादर द कोर्ट सीक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो क्या होता है कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पे कुछ केस डायरी में नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे केवल ये होना प्रोसिक्यूशन के लिए फेडल नहीं हो जाएगा, मतलब खराब नहीं माना जाएगा। लेकिन कोर्ट चाहे तो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि उन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा उस चीज को। फिर उसके बाद है यहाँ पे समशूल कन्वर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। उसमें हेल्ड किया गया था कि एक्यूज है उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो ऑब्टेन कर सके कॉपी केस डायरी की, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अगर यूज कर रहा है उसको रिप्रेस करने के लिए उसकी खुद की मेमोरी, और कोर्ट यूज कर रहा है कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, फिर उसके बाद से एक्यूज के पास राइट हो जाएगा कि वो यहाँ पे केस डायरी को ऑब्टेन कर सकता है कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 145 और 161 ऑफ इंडियन एविडेंस का यूज करके। फिर जो पुलिस रिपोर्ट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पे फॉरवर्ड की जाएगी मैजिस्ट्रेट को। मतलब यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट जो है अगर वो कंप्लीशन हो जाती है इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ पे मतलब पुलिस रिपोर्ट है और मतलब पुलिस रिपोर्ट जो है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की जो है उसको फॉरवर्ड किया जाता है मैजिस्ट्रेट के पास, जो एम्पावर है यहाँ पे टेक कॉग्निजेंस करने के लिए। मतलब वो चार्जशीट फाइनल रिपोर्ट 173 के 2 में दिया हुआ है। तो मतलब पुलिस जब यहाँ पे क्या करती है, कंप्लीशन हो जाती है उनकी इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस यहाँ पे रिपोर्ट करती है मैजिस्ट्रेट को, जो कि एम्पावर होते हैं यहाँ पे कॉग्निजेंस लेने के लिए।
फिर उसके बाद एक केस था दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई का। उसमें हेड किया गया था कि चार्जशीट जो है अगर वो फाइल नहीं की गई यहाँ पे सेक्शन 173 के 2 में, तो पुलिस ऑफिसर अगर वो सेटिस्फाइड कर देते हैं कि दैट सफिशिएंट मटेरियल हैज बीन गैदर्ड फॉर टेकिंग फर्दर प्रोसीडिंग, तो टेकिंग कॉग्निजेंस अगेंस्ट द एक्यूज, तो वो कर सकते हैं। तो मतलब दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई केस में हेड हुआ था कि अगर जो चार्जशीट है वो फाइल कर दी गई है सेक्शन 173 के सबसेक्शन 2 में, तो पुलिस ऑफिसर को अगर फिर भी लगता है कि यहाँ पे सफिशिएंट मटेरियल गैदर किए जा सकते हैं, तो वो यहाँ पे फिर से कॉग्निजेंस वगैरह ले सकते हैं अगेंस्ट एक्यूज। और फिर उसके बाद जो है स्टेट ऑफ केरल वर्सेस बाबू वाला केस, तो इसमें मतलब स्टेट ऑफ केरल वर्सेस बाबू या बब्बू जो भी है, तो इसमें हेड हुआ था कि जो सेक्शन 173 का 2 है वो प्रोहिबिट करता है यूज करने से केस डायरी को इंक्वायरी ट्रायल करने के लिए, सेम केस के लिए। इंक्वायरी और ट्रायल करने के लिए यहाँ पे सेम केस के लिए यहाँ पे वो प्रोहिबिट करता है कि वो यहाँ पे प्रोहिबिट कर देगा यूज ऑफ द केस डायरी एट द इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द सेम केस। इट नो वेयर प्रोहिबिट्स द यूज द सेम इन अदर केस। तो यहाँ पे क्या है, सेम केस के लिए यहाँ पे अलग प्रोहिबिट कर सकता है कि यहाँ पे जो इंक्वायरी और ट्रायल के लिए उसका यूज किया जा सकता है। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, इस केस में हेल्ड हुआ है कि जो 173 का 2 है प्रोहिबिट करता है यूज करने से केस डायरी को एट इंक्वायरी और ट्रायल में ऑफ सेम केस के लिए, लेकिन ये कहीं भी प्रोहिबिट नहीं करता उसको यूज करने के लिए किसी अदर केस के लिए। फिर एक केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें हेल्ड किया गया था कि जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 के 2, वो यहाँ पे केवल ओपिनियन है पुलिस ऑफिसर का, और यहाँ पे ये बाइंडिंग नहीं होगा मैजिस्ट्रेट के ऊपर किसी भी तरीके से। फिर जो पुलिस रिपोर्ट है वो यहाँ पे किसी पीस ऑफ एविडेंस को नहीं माना जाता कि वो कोई पीस ऑफ एविडेंस है। फिर उसके बाद है जैसे यहाँ पे फाइलिंग ऑफ चार्जशीट हो जाती है, तो जो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज होगी वो कमेंस होगी सच स्टेट of order can be passed by judicial magistrate under section 309 के 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे चार्जशीट फाइल कर दी, तो उसके बाद जो पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज होगी वो कमेंस कहाँ से होगी, अंडर सच स्टेट, जैसे उस स्टेज से जहाँ से ऑर्डर पास किया गया है जुडिशियल कस्टडी का अंडर सेक्शन 309 के 2 में, तो वहां से ये माना जाएगा। फिर जो इन्वेस्टिगेशन रिलेशन टू रेप ऑफ अ चाइल्ड होगा वो इसको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ from the date of which information was recorded by the officer in charge of the police station। तो ये इसको अमेंडमेंट से जोड़ा गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन है अगर वो रिलेटेड है रेप ऑफ अ चाइल्ड से, तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच, जब भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई थी यहाँ पे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के द्वारा अंडर सेक्शन 173 के सबसेक्शन 1A में। फिर जब भी यहाँ पे क्या होता है कि इन एवरी केस पुलिस रिपोर्ट जो है, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे बाउंड होंगे गिव करने के लिए जो भी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं एक्यूज को देने के लिए अंडर सेक्शन 207 में। और फिर उसके बाद है, उसके बाद ये याद रखिएगा, ये अलग पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है ये। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ से ये कुछ मिस्टेक लग रहा है टाइपिंग, ये यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एस लिखा हुआ है बीच में, तो उसको मैं बता देता हूँ क्या है। एक मिनट, हाँ वेट करिए। तो ये यहीं तक है। फिर उसके बाद ये एस वाला जो वर्ड है इसको हटा दीजिएगा, और फिर यहाँ पे 275 वाला पॉइंट हम देख लेते हैं कि वो सप्लाई करेगा कॉपी टू एक्यूज को, जहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर वो ट्राइबल बाय केस है तो उसको यहाँ पे सप्लाई करेगा वो कॉपीज
जो है वो सेक्शन 208 में करेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, पुलिस रिपोर्ट में कोई केस है, नॉर्मल केस है, तो उसको 207 में करेगा और 208 में करेगा जब वो कोर्ट ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। फिर यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री चालान बोलते हैं, मतलब सब्सिक्वेंट और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है सेक्शन 173 के 8 में। तो उसको हम एडिशनल चालान बोलते हैं, मतलब सप्लीमेंट्री चालान, इन केस वेयर इट इज अलाउड ऑन द एविडेंस फाउंड इन एडिशनल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे एडिशनल चालान उसको बोला जाता है अगर उनको ये अलाउ किया जाता है जब उनको लगता है कि यहाँ पे एडिशनल एविडेंस कुछ फाउंड हुए हैं एडिशनल इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर लिखा हुआ आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग परटेनिंग टू एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो अगर कोई भी ऑफेंस है यहाँ पे मर्डर से रिलेटेड, तो पुलिस जो है वो फाइल करेगी अ कैंसिलेशन रिपोर्ट। सच रिपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। एक मिनट, हाँ। तो ये वाला पॉइंट जो है मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि किस बारे में है, इसके बारे में हम देखते हैं कभी आगे जाके। लेकिन ये है कि जब भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किसी ऑफेंस ऑफ मर्डर से रिलेटेड है, तो पुलिस एक यहाँ पे कैंसिलेशन रिपोर्ट नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट होगा, और वो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेगा बस। यहाँ पे कैंसिलेशन की जगह इंक्वेस्ट रिपोर्ट कर लीजिएगा। और जब भी यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे ग्रॉस इरेगुलरिटी हुई है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ पे री इन्वेस्टिगेशन का। और यहाँ पे कैन बी मेड बाय द हाई कोर्ट हो सकता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में और अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो जब भी यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कुछ ग्रॉस इरेगुलरिटी हुई है, तो वो उसके बेसिस पे ही केवल यहाँ पे ओनली यहाँ पे री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। और कौन दे सकता है? या तो हाई कोर्ट दे सकता है 482 में, और नहीं तो 226 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो भी है। मतलब यहाँ पे 226 का जो आर्टिकल है, मतलब अकॉर्डिंग टू उसमें भी दे सकते हैं। मतलब ये हाई कोर्ट दे सकता है। हाई कोर्ट किसमें? 284 में दे सकता है, या 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल यूज करके। फिर जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो गवर्न करती है द प्रोविजंस ऑफ 174 टू 176। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड जो होते हैं वो 174 और 176 तक के होते हैं प्रोविजन। फिर उसके बाद लगता है कि जब भी यहाँ पे लगता है कि किसी भी तरीके का अननेचुरल डेथ हुआ है, और जो पुलिस ऑफिसर है उनको यहाँ पे सस्पिशन है कि ये कॉज हुआ है, कॉज बाय समवन, देन वो यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ का क्या है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अननेचुरल डेथ हुई है किसी, और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डेथ नहीं हुई, और पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे सस्पिशन है कि ये कॉज की गई होगी किसी के द्वारा, तो वो यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है। फिर जब भी यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, उन्होंने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीव करी कि किसी ने यहाँ पे सुसाइड कमिट किया हुआ है, तो वो यहाँ पे देन वो क्या करेंगे, इमीडिएटली गिव करेंगे यहाँ, मतलब देंगे यहाँ पे इंटीमेडेशन उसकी नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, जो यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब जो यहाँ पे एम्पावर होगा इंक्वेस्ट करने के लिए, मतलब इंक्वेस्ट वगैरह रिपोर्ट बनाने के लिए वो जो एम्पावर्ड होगा। मतलब क्या होता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर को लगा, कोई से इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे सुसाइड हुआ है, तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दे देंगे, जो यहाँ पे इंक्वेस्ट को होल्ड करेगा। एक मिनट। अब उसके बाद है जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पे साइन की जाएगी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा या फिर कोई अदर पर्सन जो भी है, और वो उनको फॉरवर्ड की जाएगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, डीएम को, अंडर सेक्शन 174 के सबसेक्शन 2 में। और फिर जो डीएम है, एसडीएम है, या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, वो यहाँ पे, और जो पुलिस ऑफिसर है वो यहाँ पे उनको पावर होगी कि वो इंक्वेस्ट को होल्ड कर सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जब फिर डीएम को यहाँ पे उन्होंने जो भी रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी थी, उसके बाद क्या होता है कि डीएम के पास यहाँ पे
या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या मतलब डीएम एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर सबके पास पावर होगी कि वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट को होल्ड कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे केस का नेचर ऐसा है जो कि रेफर किया गया है अंडर सेक्शन 174 की 3 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एम्पावर होंगे यहाँ पे होल्ड करने के लिए इंक्वेस्ट, वो शैल इन एनी अदर केस जो मेंशन होगा यहाँ पे सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में, वो यहाँ पे होल्ड करेंगे इंक्वेस्ट, अगर वो कॉज ऑफ डेथ जो है वो इंस्टेड ऑफ इन एडिशन टू द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। तो क्या होता है कि अगर जो ऐसे तरीके की नेचर है जिसमें 174 का सब सेक्शन 3 लगता है क्लॉज 1 क्लॉज 2, मेरे ख्याल से ये मैंने पढ़ा नहीं अभी अच्छे से, पर ये ऐसा होता है कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी की डेथ हुई तो उसके साथ साथ या मतलब कुछ ऐसा रहता है कि जो कहीं मतलब डेथ होती है तो उसके साथ साथ यहाँ पे नियरेस्ट जो मैजिस्ट्रेट है वो यहाँ पे एम्पावर होंगे कि वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं इंक्वेस्ट इन लोगों के साथ साथ जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे इंक्वेस्ट वगैरह होल्ड कर रहे हैं उनके साथ साथ इन एडिशन में ये नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट भी यहाँ पे इंक्वेस्ट वगैरह प्रोस की इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, जैसा कि पुलिस ऑफिसर कर ही रहे हैं। फिर लिखा हुआ अंडर सेक्शन 176 के 1 में ये मैंडेटरी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का को कि वो यहाँ पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग को कंडक्ट करें, और अंडर सेक्शन 176 के 1 ए में ये मैंडेटरी है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए कि वो यहाँ पे इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग को कंडक्ट करें। सो 176 के 1 अगर जनरल है तो यहाँ पे कौन होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, और 171 के सब सेक्शन 1 ए है तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर कस्टोडियल डेथ की बारे में बात करें तो जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होगी वो कमेंस कंडक्ट की जाएगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 176 के 1 ए में। तो कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस की कस्टडी में अगर किसी की डेथ वगैरह होती है तो उसकी कौन करता है, जनरली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट करते हैं अंडर सेक्शन 176 के 1 ए में। अब सेक्शन 177 है वो प्रोवाइड करता है कि जब भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस जब भी कमिट हुआ है तो उसको ट्राई किया जाएगा कोर्ट के द्वारा जिसके पास उस एरिया में जुडिक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर सेक्शन 177 प्रोवाइड करता है कि जब भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस जहाँ भी कमिट हुआ है तो उसको ट्रायल किया जाएगा उसके द्वारा जिनके यहाँ पे वो जुरिडिक्शन होगी ओवर दैट ऑफेंस। मतलब 177 इतनी सी बात करता है सिविल की, जब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑफेंस जो है जिसकी वजह से कुछ कमिट हुआ तो उसको यहाँ पे ट्रायल कर केस के द्वारा किया जाएगा, उन कोर्ट्स के द्वारा किया जाएगा जिनके पास जुरिडिक्शन होगी उस एरिया में। फिर 178 को पढ़ लेते तो 178 बताता है कि जब भी यहाँ पे अनसर्टेन है, यहाँ पे सेवरल प्लेसेस हैं और जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है वेयर इट वाज पार्टली कमिटेड इन वन एंड पार्टली इन अनदर। अब यहाँ पे एक जगह पे आधी चीज हुई है, आधी चीज कुछ अलग जगह पे हुई है, और ऑफेंस जो है कंटिन्यू वन है और वो कंटिन्यू कमिट होते रहता है मोर लोकल एरियाज में। तो देन वन ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल एक्ट्स, और जब उसमें एक से ज्यादा कुछ सेवरल एक्ट्स हैं और डिफरेंट लोकल एरियाज में है तो वो इंक्वायर किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन एनी ऑफ सच एरियाज। तो कोई भी एरिया के जो बहुत सारे एरिया में तो कोई भी एरिया के जो यहाँ पे जुरिडिक्शन की कोर्ट होगी उसको ट्राई कर सकती है। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 179 जो है ऑफेंस जो है वो ट्रायबल किया जा सकता है एट द प्लेस वेयर द ऑफेंस हैड बीन डन और वेयर इज कॉन्सिक्वेंस एंश्योर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि 179 बताता है कि जो ऑफेंस का ट्रायबल है अगर किसी प्लेस से रिलेटेड तो उसमें कहीं भी किया जा सकता है, या तो जहाँ पे ऑफेंस किया गया है या फिर जहाँ पे उसके कॉन्सिक्वेंस हुए हैं उस ऑफेंस की वजह से, दोनों जगह पे कहीं भी ट्रायल किया जा सकता है। अब सेक्शन 180 प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रायल जहाँ पे ऑफेंस है, जहाँ पे रिलेशन टू अदर ऑफेंस है, मतलब यहाँ पे कैसा है कि 180 बात करता है कि यहाँ पे प्लेस ऑफ ट्रायल कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे या तो ऑफेंस जो हुआ है वो किसी अदर ऑफेंस के कारण यहाँ पे कहीं ऑफेंस हुआ है तो उसकी भी यहाँ पे ट्रायल किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के द्वारा। मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ चीज हुई उसकी वजह से कहीं और ऑफेंस हुआ गया हो गया तो उसके बाद जो ऑफेंस मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटीज की उसके कारण कहीं और ऑफेंस हुआ तो उसका भी ट्रायल किया जा सकता है। तो उसके बारे में 180 बताता है। फिर 180
वन का वन बताता है, मतलब 181 का सबसेक्शन वन प्रोवाइड करता है कि जैसे ऑफेंस बीइंग ठग या मर्डर है, या फिर कमिटेड मर्डर कमिट हो गया ठग करने के दौरान, या डकैती विद मर्डर जो है, और वो बिलोंग करता है या फिर गैंग ऑफ डकैट्स के साथ, और वो एस्केप करता है फ्रॉम कस्टडी, तो उसको इंक्वायर और ट्राई किया जा सकता है बाय कोर्ट विद इन वूज जुरिडिक्शन, जहाँ पे या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर जहाँ पे एक्यूज फाउंड हुआ है। अब 194 नंबर का पॉइंट देखते हैं। तो 194 नंबर का पॉइंट कर बताता है कि जब भी ऑफेंस है यहाँ पे किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड किसी पर्सन का, और उसको ट्रायल किया जा रहा है कोर्ट विद इन वूज जुरिडिक्शन, तो वो यहाँ पे मतलब ट्राइबल होगा बाय द कोर्ट जिसकी जुरिडिक्शन में यहाँ पे पर्सन किडनैप हुआ और एब्डक्ट हुआ, या फिर जहाँ पे उसको कन्वे किया गया, कंसील किया गया, डिटेन किया गया। सब सेक्शन 181 का सबसेक्शन 2 बताता है, मतलब यहाँ पे अगर किडनैपिंग एब्डक्शन से रिलेटेड ऑफेंस है तो यहाँ पे उनका ट्राइवल कहाँ पे होगा, या तो जिसकी जुरिडिक्शन में यहाँ पे उसको किडनैपिंग एब्डक्शन वगैरह किया गया, या फिर जहाँ पे भी उसको ले जाया गया, कंसील किया गया मतलब छुपाया गया, और डिटेन किया गया मतलब कैद करके रखा गया, और कन्वे मतलब है ले जाना, मतलब वही मैंने बता दिया। फिर जो भी ऑफेंस है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी का, वो यहाँ पे ट्राइबल बाय होगा यहाँ पे कोर्ट विद इन वूज जुरिडिक्शन ऑफेंस वाज कमिटेड। तो यहाँ पे अगर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी का है तो ये ट्राइबल होगा, या तो जिनके जुरिडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ, या फिर जहाँ पे स्टॉलन प्रॉपर्टी को पोजेस किया गया किसी पर्सन के द्वारा, एनी पर्सन के द्वारा, या फिर रिसीव किया गया और रिटेन किया गया। ऐसा सेक्शन 181 का सबसेक्शन 3 बताता है। फिर अगर ऑफेंस है यहाँ पे क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, तो उसको ट्राइबल किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, उस जुरिडिक्शन के कोर्ट में जहाँ पे या तो वो कमिट हुआ, या फिर जहाँ पे प्रॉपर्टी को रिसीव किया गया, रिटेन किया गया एक्यूज के द्वारा। ऐसा सेक्शन 181 का सबसेक्शन 4 बताता है। अब 190 सॉरी 297 नंबर का पॉइंट देखें तो 297 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है लेटर्स और मे मतलब कमिटेड बाय लेटर्स और मे बी ट्राइड बाय द कोर्ट वेयर सच लेटर्स वर सेंट और रिसीव्ड। तो अगर लेटर से रिलेटेड कोई ऑफेंस करता है तो लेटर जहाँ पे या तो सेंड किए गए हैं, या जहाँ पे उनको रिसीव किया गया है, वहां पे उसका ट्राइवल हो सकता है। फिर जो भी ऑफेंस रिलेटेड टू बायगेमी है तो उसको ट्राइवल किया जा सकता है कोर्ट जहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ है, या फिर जहाँ पे ऑफेंडर लास्ट डिसाइड कर रहा था अपने स्पाउस के साथ, या फिर अपने फर्स्ट मैरिज के टाइम में। मतलब क्या होता है अगर बायगेमी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है, मतलब किसी ने दो दो शादियां कर ली, ऐसा कोई ऑफेंस है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑफेंस है वो यहाँ पे कहाँ पे ट्राइवल किया जा सकता है कि जहाँ पे या तो वो ऑफेंस उसने कमिट किया, या फिर जो वहाँ पे ऑफेंडर जो है लास्ट लास्ट डिसाइड कर रहा था उसके स्पाउस के साथ फर्स्ट मैरिज के। तो मतलब अगर बाईगैमी का ऑफेंस होगा तो जहाँ पे वो कमिट कर रहा है बाईगैमी वहां पे उसका ट्राइवल हो सकता है, या फिर जहाँ पे उसने शादी करके अपने स्पाउस के साथ लास्ट रह रहे थे वहां पे। फिर जो ऑफेंस है जो कमिट होता है ऑन जर्नी वॉइस, तो उसको ट्राइवल किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिडिक्शन दैट पर्सन और थिंग पास्ट। यहाँ पे थम नहीं है, थिंग है, यहाँ पे याद रखिएगा। पास्ट इन द कर्स ऑफ द जर्नी और द वॉइस। तो क्या होता है कि जब भी वॉइस के बारे में अगर हम बात करें, जर्नी के बारे में बात करें, तो कोई भी ऑफेंस अगर कमिट हुआ है किसी जर्नी या वॉइस में, तो उसको यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा लोकल जुरिडिक्शन में जिसके भी यहाँ पे वो पर्सन या थिंग पास किया गया ड्यूरिंग जर्नी और वॉइस में। फिर यहाँ पे ऐसा मतलब यहाँ पे बताता है सेक्शन 183, 183 है इसका सेक्शन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख लेते हैं 184 सेक्शन बताता है कि जो प्लेस जहाँ पे ऑफेंसेस हैं वो कमिट किए गए हैं बाय पर्सन which may be charged with trial by try together where the offence is such is that committed by several person and may be charged with tried with together as a person of 223। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी ऑफेंस के बारे में बात करें तो प्लेस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस अगर कमिट हुआ किया गया है एनी पर्सन के द्वारा जिनको यहाँ पे चार्ज किया जा सकता है टुगेदर, और
वेयर द ऑफेंस इज दैट इज कमिटेड बाय सेवरल पर्सन, या फिर कोई ऐसी ऑफेंस है जो सेवरल पर्सन ने की और उनको चार्ज किया गया, ट्राई किया गया टुगेदर एज पर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी, तो उनको साथ में भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कोई ऑफेंस मिलके किया होगा, या फिर कोई ऐसी चीज है जो कमिट की गई है जिनके ऊपर उनको टुगेदर चार्ज किया जा सकता है, तो उनका एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। ऐसा हम 223 जब आएगा तब भी पढ़ेंगे। और फिर सेक्शन 186 बताता है, ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो डिसाइड कर सकता है कि उस जुरिडिक्शन तक केस विल फॉल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भी यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करिए कि दो स्टेट है, यहाँ पे दो स्टेट में अलग अलग कोर्ट है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऑफेंस हुआ, उसकी कॉग्निजेंस यहाँ पे इंदौर वाले कोर्ट ने ले ली, और सेम उसी ऑफेंस की कॉग्निजेंस लखनऊ या कानपुर वाले कोर्ट ने ले ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि लखनऊ में जो केस था वो बाद में चालू हुआ और इंदौर में पहले चालू हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोनों के पास जुरिडिक्शन है, क्योंकि दोनों के एरिया में कुछ कुछ हुआ होगा, तो दोनों केस अलग अलग जगह पे फाइल हो गए, क्योंकि अलग अलग जगह पे दोनों जगह को कुछ ना कुछ कॉज ऑफ एक्शन हुआ होगा। तो अब किसको ट्राई करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा ये केस को? तो ये यहाँ पे हाई कोर्ट ट्राई डिसाइड करता है, मतलब हाई कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन कौन सा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा? अब जैसे आप इंदौर के बारे में बात करेंगे तो इंदौर का हाई कोर्ट जबलपुर हो सकता है, और जो कानपुर या लखनऊ की हम बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया था लखनऊ का, तो उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इंदौर ने पहले उसको कॉग्नियस ली थी। तो इंदौर का जो हाई कोर्ट है, या तो मतलब जो जबलपुर वाला हाई कोर्ट है, मतलब या इंदौर में भी इसका हाई कोर्ट की बेंच है, तो वो डिसाइड करेगा कि कौन यहाँ पे कॉग्नियस लेने के लिए कैपेबल है। तो वो यहाँ पे बताता है कि सेक्शन 186 यहाँ पे पावर करता है हाई कोर्ट को कि वो डिसाइड करेगा किसकी जुरिडिक्शन में कौन सा केस फॉल करेगा। और अगर दोनों दो या एक मतलब दो या उससे ज्यादा कोर्टों ने यहाँ पे कॉग्नियस ले ली, तो जिसने यहाँ पे पहले लिया होगा उसका हाई कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। फिर एक केस है हेम रजनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो सॉरी, होम हेम रजनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो केस है, उसमें हेल्ड किया गया था कि जब भी ऑफेंस है वो कमिट किया गया है बाय इंडियन आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ने किया लेकिन आउटसाइड इंडिया, और देन वो यहाँ पे अगर ट्रायल भी किया जा सकता है तो एनीवेयर ही इज फाउंड एंड नॉट ऑर्डिनरी एट द प्लेस ऑफ द रेसिडेंस। मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि कोई इंडिया का सिटीजन है, उन्होंने इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस कमिट किया, तो उसका ट्रायल क्या होता है कि कहीं भी कर सकते हैं जहां पे वो इंडिया में फाउंड होगा। जैसे ही वो मिलेगा उसका वहीं पे ट्रायल चालू कर लेंगे जहाँ पे वो फाउंड हुआ। उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो रहता कहाँ पे है, कहाँ पे उसका रेसिडेंस है। ऐसा सेक्शन 188 बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।